जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड कंपनी को फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर आ गए हैं। नंबर अच्छे आए हैं तो ये नंबर अच्छा है तो जाहिर सी बात है कंपनी के शेयर प्राइस में मूवमेंट होते हुए भी दिखेगा। मूवमेंट कहने का मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। तो क्वार्टर 3 के नंबर कैसे आए हैं और उस नंबर के बदौलत कैसे कंपनी के शेयर प्राइस में आपको तेजी देखने को मिल सकती है, इस चीज को तो डिस्कस करेंगे ही। साथ में कोई व्यक्ति अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं, नहीं बाई करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि क्या इस कंपनी में साल 2025 के लिए ही बात करें, क्योंकि 2025 में जो बेहतरीन कमाई का मौका इस स्टॉक को मिलते हुए दिख रहा है। मैं शुरू से ही इस स्टॉक को लेके काफी फोकस एग्रेसिव रह रहा हूँ, आपको बताते रहा हूँ साल के शुरू से। तो कैसे 2025 में इसमें बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्वार्टर्स के नंबर पे, इसी को देख लेते हैं, उसके बाद फिर चार्ट पे आएंगे और बाकी चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो सेल्स हुआ है दिसंबर क्वार्टर, यानी कि इसको क्वार्टर 3 के रिजल्ट कहते हैं। ये अभी तक के मामले में देखेंगे लगभग सबसे मतलब अभी पिछले 2 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर की बात करें तो लगभग ज्यादा होते हुए दिखा है। पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 2 में था 1 करोड़ 17 लाख, उसके पहले था 1 करोड़, और अभी क्वार्टर 3 में ये हुआ है 1 करोड़ 72 लाख के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ है। सेल्स कहने का मतलब कि कंपनी जो भी काम करती है उस काम को कितने लोगों ने अपने लिए यूज में लिया और उसके बदले कंपनी को जो मेहनताना दिया, ये कंपनी का सेल्स हुआ। यहाँ कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है, प्रोडक्ट नहीं बेचती है जिससे कंपनी को पैसा मिलेगा। कंपनी के सेवाओं को कितने लोगों ने लिया, उसके बदले जो कंपनी को पैसा मिला वो यहाँ पे सेल्स के रूप में काउंट होगा। तो यहाँ पे इसका सेल्स हुआ है टोटल 1 करोड़ 72 लाख के आसपास हुआ। सेल्स बढ़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि देखिए कंपनी के जो खर्चे हैं ये पिछले क्वार्टर मुकाबले कम होते हुए दिखे हैं। तो ये एक गुड मैनेजमेंट का साइन होता है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो जरूर नहीं कि जितना पैसा आ रहा है उतना पूरा पैसा आप यूटिलाइज करना अपने खर्चे में लगा दें। कंपनी यहाँ पे देखेंगे, अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 4 क्वार्टर से कंपनी ने अपने खर्चे को यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं उसको कम करना मतलब शुरू किया है। ये कम करने का ये मतलब नहीं कंपनी कंजूसी करी या अपनी जो जरूरी चीजें वो नहीं करी, एसेंशियल चीजें कंपनी में अभी चल रही है। लेकिन जो गलत जगहों पे पैसा खर्च हो जाता है उसको कंपनी ने कंट्रोल करना शुरू किया है। इससे क्या होगा कि एक तो पैसा आ ही रह जाता और जब खर्चे कम होंगे तो वो पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो वो काउंट होगा एज ए नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट देखिए अब तक के यहाँ देखेंगे पिछले 3 4 क्वार्टर मुकाबले तो सबसे ज्यादा क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट है उसमें आपको नेट प्रॉफिट होते हुए दिखा। तकरीबन तकरीबन मान लीजिए 1 करोड़ के आसपास कंपनी को नेट प्रॉफिट यहाँ पर होते हुए दिखा, जो कि क्वार्टर 2 में सिर्फ 46 लाख के आसपास था, क्वार्टर 1 में 12 लाख, और उसके पहले देखेंगे तो माइनस में था। यानी कि ये जैसे मैंने बताया कंपनी का एक तो सेल्स ज़्यादा हुआ है, प्लस कंपनी ने जो अपने एक्सपेंसेज हैं उसको कम किया है, और इसके बदौलत कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए दिखा है। अभी इस नेट प्रॉफिट से जो कंपनी को पैसा मिला है कंपनी इसका यूटिलाइज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने और जो जरूरी चीज़ें हैं उस पर खर्च करेगी। अब यहाँ पे जब बैलेंस शीट में आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास जो डेब्ट था, जो कर्जे थे, कर्जे भी कम होते हुए दिखे हैं। पिछले क्वार्टर में पिछले 2 3 क्वार्टर में देखेंगे कंपनी के पास यहाँ पे डेब्ट आपको ज़्यादा ज़्यादा दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार जो पिछले क्वार्टर में ही ये डाटा अपडेट हो गया था डेब्ट वाला, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 30 लाख के आसपास कंपनी के पास कर्ज बचा है। जब कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो है, जो कैश पैसा होता है कंपनी के पास रिजर्व, वो देखेंगे तो 87 करोड़ 78 लाख के आसपास है। उसमें से 30 लाख का कर्ज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कंपनी जब चाहे इस कर्ज को चुका सकती है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, और जो फंडामेंटल मजबूत होगा और दूसरी बात की कंपनी की जो काम है उस काम की डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कि शेयर प्राइस में आपको तेजी आती हुई दिखेगी। तो जब हमें यह पता है कि कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आते हुए दिखने को मिलेगा तो अब हमें क्या स्ट्रेटजी इसमें अपनाने की जरूरत है, इस चीज को समझिए। सबसे पहले एक साल का चार्ट यहाँ पे ओपन किया मैंने। यहाँ एक साल के चार्ट पे आपको ये देखने को मिलेगा कि प्राइस अभी 1 रुपए से लेके 50 पैसे के बीच में यहाँ पे आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम को ओपन करूँ तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस अपने अभी तक के सबसे लगभग लगभग कहें तो निचले स्तर पर पहले जहाँ से शुरू शुरू में ये प्राइस उठना शुरू हुआ था लगभग लगभग उसी के आसपास आके प्राइस अभी ठहरा हुआ है। तो जब यहाँ से उठना शुरू हुआ था तो यहाँ से प्राइस उठ के यहाँ तक आया था। तो पॉसिबल है कि जब यहाँ से उठेगा तो इसके भी ऊपर जाएगा, क्योंकि लगभग लगभग डबल जाने के दमखम रखता है। तो आपको करना क्या है कि जब 1 रुपए के ऊपर इस कंपनी का शेयर प्राइस निकले तो जो लोग अभी तक बाई नहीं किए हैं 2025 में 1 रुपए के ऊपर यहाँ पे बाई कर लेंगे। और जो लोग एवरेजिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई एकदम टॉप पे बाई किया है उसको जाहिर सी बात है लॉस हो रहा होगा, तो अब भी एवरेजिंग करने के लिए बेहतरीन टाइम हुआ होगा कि जब प्राइस 1 रुपए के ऊपर निकले तब बाई करना। अभी बाई मत कीजिए क्योंकि आपको नहीं पता कितने समय तक ये प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में रह सकता है। अगर ज़्यादा समय तक इसमें ये रहा तब तक तो आपका पैसे इसमें फंसा हुआ रहेगा। इसलिए सिर्फ ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है 1 रुपए के ऊपर निकलने के बाद, ताकि ब्रेकआउट पे जब निकलेगा तो प्राइस जल्दी से ऊपर जाएगा और आपके जो टारगेट रहेंगे उसको हिट करा देगा।
अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिर भी 1 रुपये के ऊपर निकलने के बाद ही आपको इसमें एंट्री लेना है। तो थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट थे, Q3 के नंबर कैसे आए और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा शेयर प्राइस पे, ये चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मुझसे पर्सनली बातें कर सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।